आज हम एमए पूर्व भारत में भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में भू-आकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुमंता भंडारी, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। भू-आकृति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये जानना कि भू-आकृति विज्ञान में हम किन विषय से संबंधित का अध्ययन करते हैं। ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है अर्थ और मार्फी का मतलब होता है शेप और फॉर्म तथा लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स यानी वर्णन करना, यानी पृथ्वी के रूपों यानी स्थल रूपों का वर्णन ही भू-आकृति विज्ञान है। भू-आकृति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी विद्वान पावेल तथा मैकेंजी ने 1880 में किया था। जब हम भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल और भू-आकृति विज्ञान में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जीव मंडल के सभी पक्षों का मिश्रित अध्ययन करते हैं, वहीं भू-आकृति विज्ञान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें स्थल मंडल का ही विशेष और व्यापक अध्ययन होता है तथा जलवायु और महासागरों के केवल उतने ही अंशों को शामिल किया जाता है जितने अंशों तक वे भू-आकृतियों के निर्माण और विकास में क्रियाशील होते हैं। यानी यह स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल में जहाँ हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल के सभी पक्षों का अध्ययन करने पर जोर देते हैं, लेकिन वहीं भू-आकृति विज्ञान में हम केवल स्थल मंडल से संबंधित ही आकृतियों का विशेष रूप से व्यापक अध्ययन करते हैं। भू-आकृतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र की जब बात आती है तो भू-आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र चूँकि स्थल मंडल का अध्ययन करना है, इसलिए भू-आकृतियों की उत्पत्ति, विकास, वर्तमान प्रारूप का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। यानी जो भी विभिन्न भू-आकृतियाँ हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, यानी उनका उत्थान हुआ है और पतन हुआ है, और वर्तमान समय में उनका जो हमको स्वरूप दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार से अपने इस स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे आज हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला आज हमारे सामने अवशिष्ट रूप में है, जबकि कभी एक समय ये अपनी युवा अवस्था में रही होगी और उस समय इसके जो शिखर रहे होंगे वो एकदम नुकीले और शार्प रहे होंगे। भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में 3 भाग का विशेष अध्ययन किया जाता है। संरचना यानी कोई भी स्थल आकृति उसकी संरचना किस प्रकार से है। दूसरा, उसका प्रक्रम यानी जो भी स्थल आकृति है उस पे जो कार्य करने वाली जो कारक है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, या कौन सा कारक है और कौन सी अवस्था है। जैसे कि हम जानते हैं ये स्थल मंडल की युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। एक ही कारक यदि नदी कार्य करती है तो लेकिन उसके द्वारा वहाँ पे कार्य करने की शैली में अंतर होगा, उससे बनने वाले स्वरूप में अंतर होगा। और भू-आकृति का विकास यानी जो भू-आकृति हमको दिखाई दे रही है उसका विकास किस प्रकार हुआ है, किस चरणों में हुआ है, इसका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। भू-आकृतियों का वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं
तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार की भू आकृतियाँ हमें धरातल पर दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें हम प्रथम वर्ग की भू आकृतियाँ, जिनमें महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म और महासागरीय बेसिन, इनको हम इसमें शामिल करते हैं। और द्वितीय वर्ग की भू आकृतियों में हम पृथ्वी के संरचनात्मक स्थल रूपों को शामिल करते हैं। तृतीय वर्ग की भू आकृतियों में हम द्वितीय वर्ग स्थल रूपों पर जो निर्मित और विकसित सूक्ष्म स्थलाकृतियाँ हैं, जो कि विभिन्न कारकों के अपर्दन और अपक्षय के द्वारा निर्मित होती हैं, उनका विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। जब हम प्रथम वर्ग की भू आकृतियों की बात करते हैं तो इन्हें हम भूतल के प्रारंभिक उच्चावच के नाम से जानते हैं। भूपटल की इन 2 प्रमुख स्थल आकृतियों को, यानी महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म और महासागरीय बेसिन के वर्तमान रूप एवं वितरण, उनकी उत्पत्ति और उनके विकास की समुचित व्याख्या करते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों का विन्यास काफ़ी हद तक स्थिर लगता है, लेकिन पृथ्वी के लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास में इनके रूप, विस्तार तथा भौगोलिक स्थिति में अनेक परिवर्तन के हमें प्रमाण मिलते हैं। महाद्वीप तथा महासागरों के तलों पर ही दूसरे और तीसरे वर्ग की भू आकृतियाँ विकसित होती हैं। द्वितीय वर्ग की भू आकृतियों के अंतर्गत पृथ्वी के संरचनात्मक स्थल रूपों को शामिल करते हैं। महाद्वीपीय धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान तथा महासागरीय तल पर मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय मैदान, महासागर के ट्रेंच तथा महासागरीय के जो महादेशीय किनारे हैं, उनकी आकृतियाँ आती हैं। इन उच्चावचों का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा होता है, जिनमें पटल विरूपण तथा ज्वालामुखी क्रिया प्रमुख है। यद्यपि कुछ पठारों तथा मैदानों का निर्माण अपर्दन द्वारा भी होता है, इन्हें रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। ये तृतीय वर्ग की भू आकृतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं। जब तृतीय वर्ग की भू आकृतियों की बात करते हैं तो ये द्वितीय वर्ग के स्थल रूपों पर निर्मित और विकसित अपेक्षाकृत सूक्ष्म स्थल आकृतियाँ होती हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के बाह्य कारकों, अपक्षय, अपर्दन के प्रक्रमों से होता है। अतः इन स्थल रूपों को विनाशात्मक स्थल रूप भी कहते हैं। इन बलों में नदी, वायु, हिमानी तथा सागरीय लहरें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन प्रक्रियाओं से बनने वाली भू आकृतियों में नदियों की घाटियाँ, गॉर्ज, कैनियन, प्रपात, सोपान, नदी, विसर्ग, डेल्टा, हिमनदों की घाटियाँ, हिमनद निक्षेप, झीलें, मैसाब्यूट, रेत के टीले, सागरीय तट के मैदान, सागरीय तट की क्लिफ, द्वीप, लैगून, खाड़ियाँ, कंदराएँ, नदी संगम आदि अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जो इन विभिन्न प्रकार के गतिशील कारकों के द्वारा निर्मित होती हैं। भू आकृति विज्ञान में इन्हीं तृतीय वर्ग की भू आकृतियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये आकृतियाँ ही किसी क्षेत्र के विकास में, उन्नति में भी सहायक होती हैं। धन्यवाद।